students, welcome back. Today we'll start with our next chapter. It's Solitary Reaper. Now, Lenke, what we'll study in this chapter. This poem is related to nature, children, the poor, common people. The poet has used ordinary words to express his feelings. He has defined the poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. यहाँ पर जो पोयम आपको दी गई है ये नेचर, चिल्ड्रन और गरीब लोगों और आम इंसानों से जुड़ी हुई है, उनसे रिलेट करती है। इसी के साथ यहाँ पर पोइट ने कुछ आम शब्दों का यूज करा है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने। यहाँ डिफाइन करते हैं इस पोइट्री को एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कुछ पावरफुल फीलिंग्स के ओवरफ्लो को। और कैसे ये ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। So let's start with our chapter. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि behold her, यहाँ पे जो आपको नजारा, उनको जो देखने को मिल रहा है वो क्या है कि एक सिंगल लेडी है फील्ड में जो कि अपना काम कर रही हैं, फील्ड में अकेले अपना काम कर रही हैं। ये फील्ड कहाँ पर है? हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड में, ये स्कॉटलैंड की हाई एरिया में। वो क्या कर रही हैं फील्ड में अपने? शी इज रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। वो अपनी फसल काट रही हैं और फसल काटते काटते अपना गाना गा रही हैं। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। यहाँ पर कोई ट्रैवलर से कह रहे हैं या तो तुम यहाँ पर रुक के शांति से ये गाना सुनो या बिना कुछ कहे शांति से यहाँ पे से चले जाओ, पास हो जाओ, जहां तुम्हें जाना है वहां चले जाओ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अकेले खड़ी हो, ग्रेन्स को काट रही है और उन्हें साथ में बांध रही है, फसल काटती है और उन्हें बांध देती है। और साथ ही वो एक सैड सॉन्ग, मेलनकोली स्ट्रेन, एक सैड सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। और सुनो कैसे ये जो वैली है ये उनके गाने से गूंज रही है। ये जो गा रही हैं, इतना अच्छा गा रही हैं, और क्योंकि ये उस पूरी वैली में अकेली हैं, पूरी वैली में उनकी आवाज यहाँ गूंज रही है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the sea among the farthest her breath. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि कोई भी कोयल ने कभी इतना मधुर गाना नहीं गाया, इतना अच्छा चयन नहीं किया, जो इतने प्यारे प्यारे नोट्स गा रही हैं अपना काम करते हुए। जो ट्रैवलर्स हैं वो भी यहाँ पर उनके गाने सुन रहे हैं अमंग अरेबियन सैंड्स, यानी कि अरेबियन डेजर्ट। ऐसी आवाज कभी भी कहीं सुनी नहीं गई, ना ही स्प्रिंग टाइम में किसी कुकू की बर्ड, कुकू कौन है? एक बर्ड होती है, ना ही कुकू के गले से कभी भी ऐसी आवाज सुनी गई। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारदेस्ट हर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में दूर जो रिमोट आइलैंड्स होते हैं, यहाँ उनकी बात करी गई है कि वहां समुद्र के बीच की जो साइलेंस है, जो शांति है, उसे भी ये तोड़ देती है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, same natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई भी मुझे नहीं बताएगा
कि वो लेडी यहाँ पर क्या गाना गा रही है, आखिर उस गाने का मतलब क्या है। क्या कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा? शायद वो जो गाना गा रही है वो कोई पुराना गाना है, कोई दुखी गाना है, जो कि किसी पुरानी चीज से रिलेट करता है, या फिर पुराने किसी बैटल, पुरानी कोई लड़ाई पर बेस्ड कोई गाना है, या फिर वो कोई एक नॉर्मल गाना है जैसा हम आज सुनते हैं, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज के जमाने के हिसाब से रिलेट करता है। वही सेम सॉरो, लॉस और पेन जो शायद फिर से दोबारा दोहराया जाए। Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. पोइट कहते हैं कि इस गाने की थीम, मेडन जो गाना गा रही हैं, ये लेडी जो गाना गा रही हैं, ये गाना चाहे किसी पर भी बेस्ड हो, इसकी कोई भी थीम हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसके गाने की कोई अंत ही नहीं है, उसका गाना खत्म ही नहीं होगा, उसका कोई एंड ही नहीं है। मैं उसे देखता हूँ कि वैसे कैसे वो अपना काम करते हुए गाना गा रही है, और कैसे वो उस सिकल, सिकल क्या है, टूल जिससे वो फसल काट रही है, कि कैसे वो सिकल पे बैंड होके फसल काट रही है, अपना काम कर रही है, और वो काम करते करते गाना गा रही है। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मैं वहां पर बिना हिले एक जगह बस स्थिर खड़ा होके वो गाना सुनता ही रहा, और जब मैं आगे बढ़ा और पहाड़ी पर चढ़ने लगा, तब वो म्यूजिक मेरे दिल में अभी भी बस चुका था, और मेरे अंदर वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। वो गाना मुझे तब भी सुनाई दे रहा था जब वो गाना मेरे सामने गाया भी नहीं जा रहा था। तो यानी कि वो गाना पोइट के जहन में बस गया। ये पोएम किसने लिखी है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। Now about the summary of the poem. The poem is just about a lady who is reaping the grains in the field and is just chanting a song in her mind, and the author who passes by that side is pretty much impressed by the song. तो ये पोएम सिर्फ एक लेडी के बारे में है जो अपने खेत में खड़ी होकर अपनी फसल काट रही हैं और साथ में एक गाना गा रही हैं। वहीं से ऑथर होते हुए गुजरते हैं, जो कि उस गाने को सुनते हैं, वो साइट देखते हैं, और वो उस साइट से काफी इम्प्रेस होते हैं, उस गाने से काफी इम्प्रेस होते हैं, उन्हें वो पसंद आता है। He thinks that he is still hearing the song even after he has passed the field, and he keeps on mumbling the song even after he has reached his home. तो पोइट को ऐसा लगता है कि वो अभी भी वो गाना सुन पा रहे हैं, जबकि वो उस खेत को कब का पार कर चुके हैं, और वो अभी भी उस गाने को अपने अंदर गुनगुना रहे हैं, जबकि अब वो घर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब उनके सामने वो गाना गाया नहीं जा रहा जो उन्होंने कभी उस खेत में सुना था, लेकिन आज भी वो गाना उनके अंदर बसा हुआ है। नेक्स्ट, वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। हाईलैंड लेस यानी कि अ गर्ल हु लिव्स इन द हाईलैंड्स माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि एक लड़की जो कि स्कॉटलैंड के माउंटेन्स में रहती है। रीपिंग यानी कि कटिंग डाउन एंड गैदरिंग अ क्रॉप सच एज कॉर्न और राइस। कॉर्न और राइस जैसी फसल को काटना और उसे बांधना। मेलनकोली स्ट्रिंग यानी कि एक सैड सॉन्ग। वेल प्रोफाउंड यानी कि गहरी वैली, डीप वैली। अरेबियन सैंड्स यानी कि द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, मिडल ईस्ट के अरेबिया डेजर्ट। फार्थेस्ट हेब्रिड्स यानी कि द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में जो दूरी पर रिमोट आइलैंड्स हैं उनकी बात करी जाती है। प्लेंटिव नंबर्स यानी कि सैड म्यूजिक। हम्बल ले एक आम गाना, एक नॉर्मल गाना, ऑर्डिनरी सॉन्ग। सिकल अ टूल फॉर कटिंग ग्रास एंड ग्रेन क्रॉप्स, इट हैज अ शॉर्ट हैंडल एंड अ ब्लेड शेप्ड लाइक अ हुक। तो सिकल क्या होता है? एक टूल जो फसल काटने के लिए यूज किया जाता है, घास काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का ये टूल कुछ दिखता है।
इसका छोटा सा हैंडल होता है और उसका जो ब्लेड होता है वो हुक की तरह होता है। Now, next we have few questions in this chapter. First, make the correct option. Make that. Mark the correct option. First, the central idea of the poem, The Solitary Reaper is. जो हमने पोएम पढ़ी द सॉलिटरी रीपर का सेंट्रल आइडिया क्या है कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस गिव अस लाइफ लॉन्ग प्रेशर। हमारे जो कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमें लाइफ टाइम की खुशी देते हैं, हमारे को मेमोरीज देते हैं। जैसे यहाँ पर पोएम में पोइट एक खेत से होते गुजरते हैं जहाँ वो एक लेडी को गाना गाते सुनते हैं और वहां से निकलने के कई बाद भी जब वो घर भी पहुंच गए तब भी वो गाना उनके अंदर है, उस गाने से उन्हें खुशी मिलती है। नेक्स्ट, इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर, टू whom does the poet say stop here or gently pass? हमने जो पोएम पढ़ी, इस पोएम में पोएट ये किसे कहते हैं, या तो यहाँ रुको या शांति से यहाँ से आप आगे निकल जाओ। इसको कहते हैं ये टू ऑल दी पासर बाइज, जो भी वहां से होते हुए गुजर रहे हैं, जो भी ट्रैवलर्स वहां से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट, द पोएट्स लेमेंट इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर इज दैट। इस पोएम में पोइट का लेमेंट क्या था, उन्हें बस क्या अच्छा नहीं लग रहा था, दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग, कि वो उस गाने को समझ नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट, द सॉलिटरी रीपर इज अ नैरेटिव पोएम सेट टू म्यूजिक, दिस फॉर्म ऑफ वर्स इज कॉल्ड। हमने जो पोएम पढ़ी द सॉलिटरी रीपर, ये एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है? तो दिस फॉर्म ऑफ वर्स, इस तरीके के वर्स को क्या कहा जाता है, बैलेड। नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज इन, ये पोएम की सेटिंग्स कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। कि वो लेडी कहाँ रहती है, स्कॉटलैंड के माउंटेन रीजन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, द पोइट wants the travelers to either stop or gently pass so that they dash। पोइट चाहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं या तो वो यहाँ रुक जाएं या फिर आराम से चुपचाप यहाँ से चले जाएं। ऐसा क्यों, बिकॉज दे so that they don't disturb so that they don't disturb the maiden, ताकि वो उस लेडी को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट, द सॉन्ग दैट द गर्ल इज सिंगिंग इज, जो वो लड़की गाना गा रही है वो कैसा सॉन्ग है, it is a melancholy strain sad song। Next, when the poet says the deep valley is overflowing with the sound, he means that। जब पोइट कहते हैं कि जो वैली है वो उसकी आवाज से भर रही है, ओवरफ्लो कर जा रही है, उसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, दैट द रीपर सॉन्ग that the reaper song is echoing in the valley। ये जो गाना है, जो मेडन गाना गा रही है, वो उस पूरी वैली में गाना गूंज रहा है। नेक्स्ट, वन ऑफ द थीम्स ऑफ द सॉन्ग कुड हैव बीन, उस गाने की एक थीम क्या हो सकती थी, आपको जो थीम लगता है कि उस गाने में हो सकती थी आप यहाँ लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटी of the unknown।
द ब्यूटी ऑफ द अननोन। क्यों? क्योंकि पोइट को वो गाना पता नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन सा गाना गा रही है, उस गाने का मतलब क्या है। वो एक अननोन सॉन्ग था उनके लिए, लेकिन उस अननोन सॉन्ग में भी अपनी एक ब्यूटी थी जिससे वो इम्प्रेस हो गए। ओके, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.